हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की हिंदी कृतिका का चैप्टर 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। और इस कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी ने ये कहानी एक व्यंग के रूप में लिखी है और लेखक कमलेश्वर इस कहानी के द्वारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक का कटना ब्रिटिश शासन की इज्जत धूल में मिलने के समान है। जी हाँ, नाक का कटना आप सभी जानते हैं सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अब उसी नाक का कट जाना तो बेइज्जती हुआ ना। तो इसी तरह लेखक कहते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक का कटना ब्रिटिश शासन की इज्जत धूल में मिलने के समान है, परंतु इसके साथ भारत को भी खतरा था। जी हाँ, भारत भी ये कठिनाई में आ गया था कि करे तो क्या करे। और इसके बाद लेखक कहते हैं कि इस कहानी से एक और रूप सामने आता है कि भारत के एक छोटे बच्चा, जी हाँ, भारत का एक छोटा बच्चा जो शहीद हो चुका है, उसकी भी इज्जत, उसका भी सम्मान कई गुना ज़्यादा है एक ब्रिटिश शासन के अधिकारी से। और आगे लेखक कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने से भारत पर कब्जा कर रखा था, ना कि भारतीयों के दिल पर। इसी कारण जॉर्ज पंचम की नाक जुड़ने के बावजूद भी किसी को कोई खुशी नहीं होती। उस दिन अखबार बिल्कुल सूने होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक जुड़ने के अलावा कोई खबर नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, इस वीडियो को, और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम की नाक कैसे कटी थी और फिर बाद में वो किस तरह से जोड़ी गई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की खबर से। जी हाँ, अखबारों में ज़ोर शोर से खबरें छापी जा रही थी कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आने वाली हैं, जिसके कारण पूरे भारत में खलबली मची हुई थी कि एक रानी जो इंग्लैंड की महारानी है वे भारत के दौरे पर आएंगी। तो कैसा होना चाहिए बात, आप जानते हैं कि एक छोटा सा नेता भी हमारे गलियों में से गुजर जाए तो किस तरह की तैयारियां होती हैं। तो एक इंग्लैंड की एक महारानी थी, वो हमारे भारत का दौरा करने वाली थी, तो कितने ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी। जो अखबार में खबर छपती थी इंग्लैंड में, अगले दिन वो भारत के अखबार में छप जाया करती थी। जी हाँ, इतनी ज़्यादा तेज़ी से भारत में खबरें फैल रही थी कि तैयारियां हुई नहीं हुई, कैसी तैयारियां हो रही हैं, क्या हो रही हैं। और उसी वक्त महारानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था, कपड़े सिलने वाला दर्जी, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी कि महारानी को कब क्या पहनना है, कैसे पहनना है, सब चीज़ की जिम्मेदारी, सारे कपड़ों की, उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, सारी जिम्मेदारी उस दर्जी पर थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान था। और रानी एलिजाबेथ का जो सेक्रेटरी था, उनके गुप्तचर महारानी के दौरे से पहले ही भारत का एक दौरा करने के लिए आने वाले थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि रानी के आने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, वो तैयारियां पूरी हैं, सही हैं। इन सबको चेक करने के लिए, सारे इंतजाम को ध्यान रखने के लिए उनके गुप्तचर, उनके जो सेक्रेटरी थे, वो भारत के दौरे पर आने वाले थे। और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आती, तभी रानी एलिजाबेथ के दर्जी ने एक 400 पाउंड का हल्के कलर का सूट तैयार किया, जिसका कपड़ा भारत से ही गया था। और वो सूट बहुत ज़्यादा महंगा, उस टाइम पे 400 पाउंड बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए वो सूट इतना ज़्यादा महंगा था। तो उस सूट की कीमत ही इतनी थी, तो उस रानी की कीमत का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। तो हम समझ सकते हैं कि उस रानी के लिए, उस महारानी के लिए कितनी तैयारियां भारत में चल रही होंगी। सड़कें साफ़ करी जा रही थी, सारे जो घूमने की जगहें थी सबको साफ़ किया जा रहा था। पूरे भारत को इस तरह से मानो कि दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था रानी के इंतज़ाम में। परंतु उसी वक्त सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ, जॉर्ज पंचम की नाक कट गई थी, लोगों ने काट दी थी। इसके लिए बहुत ज़्यादा हंगामे हुए थे, आंदोलन हुए थे, दंगे हुए थे। उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी काट दी गई, और सिक्योरिटी को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। और जब सिक्योरिटी ने देखा कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो उसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों को खबर दी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक काट दी गई है। अब इस नाक के कटने के कारण सारे ब्रिटिश अधिकारी जो भी महारानी एलिजाबेथ के आने की तैयारियां कर रहे थे, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें। नाक का कटना इज्जत जाने के समान, इज्जत
खो देने के समान है। और अगर रानी एलिजाबेथ आ जाती हैं और वे जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक को देखती हैं तो उनकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। इसीलिए सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और एक मीटिंग बिठाते हैं। जी हाँ, सभा होती है जॉर्ज पंचम की नाक को जोड़ने के लिए और सभी इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक को किस तरह से जोड़ा जाए। तभी एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है और मूर्तिकार उन्हें सलाह देता है कि जिस पत्थर से, जिस मटेरियल से वो मूर्ति बनी है, उस पत्थर को मैं ढूंढ कर लाऊंगा और उससे जॉर्ज पंचम की नाक को मैं दोबारा बना दूंगा। तो भारत के चप्पे चप्पे में घूमता है मूर्तिकार, हर जगह जाकर घूमता है कि कहाँ मिलेगा ऐसा पत्थर, कहाँ मिलेगा, परंतु अंत में जाकर वह वापस आकर सभा में यही कह देता है कि मुझे पूरे भारत में कहीं पर भी वो पत्थर नहीं मिला और यह पत्थर विदेशी है। और सभी लोग दंग रह जाते हैं कि हर चीज़ भारत में मिल जाती है, भारत मानो खजाना हो हर चीज़ का, परंतु एक पत्थर भारत में नहीं मिला। बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं मूर्तिकार, परंतु अब वो क्या कर सकते हैं जब मूर्तिकार ने कह दिया कि यह पत्थर विदेशी है, भारत में नहीं मिल सकता। तो उन्हीं के पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। परंतु उसके बाद जो मूर्तिकार होता है उसे पैसे की थोड़ी कमी होती है, इसके कारण वह हार नहीं मानता और एक दूसरी सलाह देता है कि एक काम करते हैं। तो पहले कहते हैं कि एक काम करते हैं, परंतु इससे पहले यह बात अखबारों में कहीं पर भी नहीं छपनी चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो इसके लिए दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर दी जाती हैं और बाद में जो मूर्तिकार होता है वो अपना विचार बताता है कि एक काम करते हैं कि जो जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं, जितनी भी मूर्तियां भारत में उपस्थित हैं, उन सब की नाक को नापा जाए और जो भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक के माप के बराबर बैठे उसको वहाँ से हटाकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दिया जाए। सभी लोग सोचते हैं, उसके बाद और कोई चारा नहीं होता उनके पास हाँ करने के अलावा। तो इसलिए मूर्तिकार के बात पर वो हाँ कर देते हैं और मूर्तिकार निकल जाता है दोबारा से भारत के चप्पे चप्पे में घूमने के लिए। परंतु वह हर मूर्ति का साइज देखता है, जितने भी भारत में मूर्तियां उपस्थित हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के, वल्लभ भाई पटेल की हर मूर्ति का साइज चेक करता है। परंतु हर किसी की नाक का साइज जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा होता है और वह निराश होकर वापस आ जाता है। परंतु दोबारा से उस मूर्तिकार के मन में एक और ख्याल आता है कि जो बच्चे शहीद हो गए थे भारत के, उनकी नाक एक बार जाकर चेक करता है। वो उनकी नाक का नाप लेता है। परंतु जब वे उन बच्चों की नाक का नाप लेता है तब पता चलता है कि उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है और वे दंग रह जाता है कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी। वो बहुत ज़्यादा दंग हो जाता है और वापस सभा में जाता है। और जब सभा होती है तो मूर्तिकार यही कहता है कि मैंने सारी मूर्तियां भारत की चेक कर ली, परंतु सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। परंतु दोबारा से मूर्तिकार एक और सलाह देता है। तो फिर से दोबारा से वो अपना वही वाक्य दोहराता है कि ये बात अखबारों में नहीं छपनी चाहिए। तो दोबारा से खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दिए जाते हैं। फिर और दोबारा से मूर्तिकार अपने विचारों को प्रकट करता है कि क्यों ना जॉर्ज पंचम की नाक पर एक असली नाक लगा दी जाए, एक इंसान की नाक लगा दी जाए। सभी लोग मूर्तिकार को बेवकूफ़ समझते हैं कि क्या कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। परंतु उनके पास हाँ करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर वे मना कर देते मूर्तिकार से तो वे क्या करते, कहाँ से नाक लाते। तो वे मूर्तिकार को हाँ कर देते हैं कि ठीक है, जैसा तुम सही समझो वैसा करो, परंतु नाक लग जानी चाहिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर। तो जॉर्ज मूर्तिकार निकल जाता है फिर एक नाक ढूंढने के लिए, क्योंकि वह नाक का साइज चेक करता है और किसी एक इंसान की नाक का साइज जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के साइज के बराबर का होता है। तो वह उसकी नाक लेकर के जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक पर लगा दिया जाता है। जी हाँ, अब जॉर्ज पंचम की नाक लग चुकी है, सभी लोगों की समस्या दूर हो गई। तो अगले दिन अखबार में फिर से एक खबर छापी जाती है कि एक जॉर्ज पंचम की नाक की जगह असली नाक लगा दी गई है। जॉर्ज पंचम की नाक लग चुकी है, परंतु वह एक असली नाक है। अब उस नाक को वह नाक ना सूख जाए इसके लिए तालाब को खाली किया जाता है, दोबारा से उसमें स्वच्छ पानी भरा जाता है, वहाँ की खूब साफ सफाई की जाती है, क्योंकि वह असली नाक थी। तो रानी एलिजाबेथ के आने तक और उनके दौरा करके जाने तक वह नाक एकदम ठीक रहनी चाहिए, एकदम स्वस्थ रहनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए जाते हैं कि किसी को भी पता ना चले कि ये एक असली नाक है। परंतु ऐसा आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, परंतु फिर भी अखबार में ये न्यूज़ छापी जाती है, खबर छापी जाती है कि जॉर्ज पंचम की नाक लग चुकी है। परंतु
उस खबर के साथ में और कोई भी अन्य खबर नहीं छापी जाती। ना तो कोई समारोह की खबर होती है, ना किसी के उद्घाटन की खबर होती है, ना कोई खुशी की खबर होती है। अखबार में सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक की ही खबर होती है और कोई अन्य खबर नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सभी लोग जॉर्ज पंचम के नाक के लगने का विरोध कर रहे हैं, परंतु उनके विरोध करने का तरीका चुप रहने का तरीका है। जी हाँ, वे विरोध तो कर रहे हैं परंतु चुप रहकर, वो अपनी तरह से जो उन्होंने सोचा है वो कुछ ना बोलकर बल्कि चुप रहकर उसका विरोध कर रहे हैं। अखबार वाले भी चुप रहकर उसका विरोध कर रहे थे, परंतु उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक के अलावा कुछ और अखबार में नहीं छापा। उस दिन का पूरा अखबार खाली ही था। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि लेखक कमलेश्वर इस कहानी में क्या उद्देश्य प्रकट करना चाहते हैं कि एक ब्रिटिश शासन के अधिकारी की क्या इज्जत है एक भारतीय बच्चे के सामने भी। जी हाँ, यही लेखक ने प्रकट किया है कि एक ब्रिटिश शासन का अधिकारी की कुछ भी इज्जत नहीं है। उसकी नाक एक भारतीय बच्चे से भी छोटी थी कि एक भारतीय बच्चे की नाक भी उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। और लेखक कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने हमारे देश पर तो ज़रूर शासन किया था, परंतु भारतीयों के दिल पर कभी भी शासन नहीं कर पाई। इसीलिए सब उस दिन अपना विरोध प्रकट करते हैं जब जॉर्ज पंचम की नाक जुड़ जाती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अपने देश के प्रति आपका प्रेम भी बढ़ गया होगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। और इससे पहले का चैप्टर भी हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।